हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, नए बच्चे हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे साथ आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय सभी को पता होना चाहिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट मिलता रहता है। बाकी जो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जिसने अभी तक अपना यूपी बीएड वाले छात्र हैं फॉर्म नहीं भरा, तो अपना फॉर्म भर लेंगे। ठीक, क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है, चलिए बताइए। उत्तर दीजिए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए, 1 मिनट बस दे दीजिए मुझे। ठीक, हाँ। तो क्या बोला है सबसे छोटा महासागर? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा महासागर आपका ये हो जाएगा 0.14.006 क्या हो जाएगा, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आ जाएगा साथियों, इससे बड़ा आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, 16.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अटलांटिक महासागर, सबसे बड़ा है, जो कि है 76.76 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका आता है हिंद महासागर, जो कि है 75.56, मतलब 56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या देगा है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है आपका? तो उपनयन समारोह में क्या होता है? तो उपनयन समारोह में जो है बच्चे को पवित्र जनेऊ जो है धारण कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपनयन समारोह को एक पवित्र संस्कार के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस अवसर पर जो है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद जो है बच्चे को द्विज कहा जाता था। ठीक है, द्विज कहा जाता था इस कार्य के बाद। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है, बताइए। सत्यमेव जयते जो महावाक्य कहाँ से उद्धृत है, बताइए। तो देखिए, सत्यमेव जयते आपका महावाक्य जो है उद्धृत है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। यह भारत का क्या है, आदर्श वाक्य तथा सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित मौर्य सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शिखर पर जो है अंकित है। ठीक है, चलिए सत्यमेव जयते की सदैव जीत होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? चलिए करिएगा। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? तो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान यहाँ पे स्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ जो है प्राचीन प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अशोक के स्तंभ एकाश में अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, चलिए 55 55 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, बताइए। नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रदीप कुमार राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप कुमार राय, पीके राय। ठीक है,
सया थुंगा फुल्का नेपाल का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। सया सया थुंगा फुल्का, ठीक है। यह क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना जो है प्रदीप कुमार राय ने की है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने है 56 नंबर। क्या देगा है? उत्तर दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य जो है उस जीवन विधा से है जो जीवन में संवैधानिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 57 57 नंबर है। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी, बताइए। उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंग्ल समाज में हत्या कब तक जो है अपराध नहीं मानी जाती थी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों 10वीं सदी तक, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? 10वीं सदी तक जो है आंग्ल समाज में हत्या जो है अपराध नहीं मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 58 है 58 नंबर। आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है, बताइए। आदमी का जो लालच है अपराध का प्रभावी कारण है, इसका किसका जो है प्रभावी कथन है यह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, यह कथन जो है आपका प्लेटो का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन जो है प्लेटो का है। प्लेटो जो है यूनान का प्रसिद्ध जो है दार्शनिक था। वह जो है सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु का गुरु था, ठीक है। याद रखिएगा, सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, बताइए। कौन सा क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। शायद इधर नीचे का साइड था, उसका नाम क्या था? कामरूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? कर्नाटक से मास्की अभिलेख तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य जो है कर्नाटक तक तथा राजत रंगड़ी के अनुसार जो है अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर जो है बसाए थे, अतः कश्मीर में भी जो है अशोक के साम्राज्य शामिल था, ठीक है। कामरूप असम का पुराना नाम है तथा यह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भय, ठीक है। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग आपका भय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 61 है। वह कौन सी नदी है, ठीक है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, ब्यास, सतलज या रावी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है, ठीक है। शिवकिला दर्रे के निकट यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर ही स्थित है, ठीक। चलिए, 62 नंबर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा सुचिता कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने क्या दिया गया है। 63 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? देश की बात करें, ठीक है, और किसका नींबू का उत्पादक राज्य है, देश है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत देश जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 64 नंबर है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है, बताइए।
तो देखिए, घृणाजनक भाषा तथा पुतला जलाना इसका निषेध है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग इसका जो है निषेध है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण इसका निषेध है। ठीक है, यानी कि उपयोग तो सभी आपके जो दिए गए कथन राइट है। चुनाव को ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं चुनाव आचार संहिता कहलाता है। ठीक है, चुनाव आचार संहिता के तहत जो है घृणाजनक भाषण, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग तथा निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण आदि का जो है निषेध रहता है। ठीक है, चलिए 65 65 नंबर है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 23 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इसी तिथि को जो है शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 जन को फांसी दी गई थी। 66 नंबर है। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बताइए। उससे पहले अभी तक देखिए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है आप जो है सीरियस मोड पर कंप्लीट स्टार्ट हो गई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सकता है तो चैनल को मतलब शेयर भी कीजिए आप सभी लोग अपने भाइयों बहन के साथ, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, बृहत सांची स्तूप जो है किस काल से संबंधित है? देखिए मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। 10 जन आ रहे हो, 20 जन आ रहे हो, अच्छे से क्लास को देखो समझो बस, और कुछ नहीं। 100 200 जन को फालतू में व्यू लाके कुछ करना नहीं है। जितने दिन आ रहे हो उसको अच्छे से क्लास को देखेगा समझेगा, मुझे उससे खुशी मिलेगी। ठीक है, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो देखिए बृहत सांची स्तूप की अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मौर्य काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बृहत सांची स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है। अगला आपका 67 67 नंबर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सर राजस्थान में। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में जो है सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए 68 68 नंबर। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, चलिए 69। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कौन नहीं था इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। क्लियर है? ये वर्ष 1967 से लेके 1967 से लेके 1969 तक भारत के तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई। भारत की बीबी गिरी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, बीडी जस्ती जस्ती ये क्या है क्वेश्चन? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह तो जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, बीबी गिरी और ये बीडी जत्ती के बारे में नहीं पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 70 नंबर। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा जो है समुद्री पुल अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई शहर में सबसे लंबा जो है समुद्री पुल स्थित है। यह जो है माहिम बे नदी पर स्थित बांद्रा वर्ली या राजीव गांधी सीलिंग, यह पुल जो है अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई आपकी 5600 मीटर है। ठीक है, चलिए बांद्रा सीलिंग का 71 में हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं और चावल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। गेहूं और चावल की फसल के लिए हरित क्रांति वरदान सिद्ध हुई है। ठीक है, चलिए और भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 72 नंबर। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग जो है अभिप्राय किससे किया जाता है? बताइए, अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है किस अभिप्राय से किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों देखिए ग्रामीण ऋण नहीं होगा। ठीक है, ग्रामीण ऋण से जो है इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध जो है फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? अगर आप गांव में
गए होंगे, सुने होंगे कि बटैया जो है खेती की जाती है, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों में अधिया एवं बटाई प्रणाली का जो है चलन है। यह शब्दावली साझे में की जाने वाली कृषि से संबंधित है। साथ ही कृषि कार्य बैठक हेतु इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी को कृषि करनी है, उसके पास खेत नहीं है, तो जिसके पास खेत है, जो कृषि नहीं कर पा रहा है, उसके साथ जो है उसकी साझेदारी या तो बटैया कृषि होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तथा यह मिट्टी जो है समूह में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में यह लगभग जो है 22% क्षेत्र में जो है पाई जाती है, ठीक है। सिर्फ 22% क्षेत्र में जो है पाई जाती है। फिर 74 नंबर, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर या आबादी वाले गांव के बराबर। तो देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है लगभग 2.5 लाख है, ठीक है। 2,50,000 है, जो कि गैर आबादी वाले गांव से अधिक है, ठीक है। तो गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग को जो है वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में जो है वार्षिक वर्षा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी हो तराई इलाकों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के तराई इलाकों में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु जो है आर्द्र और उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है ये आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे क्या कहेंगे कमेंट में बता के जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।